नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC वेन्यू के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, और ये सवाल हमने अपने करंट अफेयर के पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। किस जिले को इको टूरिज्म साइट 2025 का अवार्ड मिला है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, कांकेर या जसपुर। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं NH-130, NH-130CD, NH-163A या NH-30। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NH-130CD। इसके अलावा आप ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी याद रखेंगे। NH-163A इसकी लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो गीदम से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक चलती है। इसके बाद ये जो NH-30 है, इसकी लंबाई 636 किलोमीटर है, और 636 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये कवर्धा के चिल्फी घाटी से शुरू होकर सुकमा के कोंटा तक चलती है। तो आप इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी याद रखेंगे, कवर्धा के चिल्फी घाटी से लेकर सुकमा के कोंटा तक। ये जो सुरंग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130CD पर बनाई गई है, जो कोंडागांव के केसकाल घाटी क्षेत्र में आती है। और इस सुरंग की लंबाई लगभग 2.79 किलोमीटर है, और इसमें दो पार्ट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब आने और जाने के लिए दो अलग अलग सुरंग होंगे। तो अभी इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का ही काम पूरा हुआ है। अगर हम इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी 464 किलोमीटर, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाएगी। और इसके साथ ये 3 राज्यों को कवर करेगी। सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसकी सबसे अधिक लंबाई उड़ीसा में है, जो 240 किलोमीटर होगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर। और ये परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आती है। अब देख लेते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने से क्या लाभ होगा। तो इसका सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि इन तीनों राज्यों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हो जाएगा, और संपर्क स्थापित होने के साथ ही जितने भी सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन संबंधी गतिविधियां हैं, इन सब में वृद्धि होगी और व्यापार और उद्योग के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही अभी इन दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने में जो समय लगता है, उस समय में कमी आएगी, और इसके साथ ही माल ढुलाई की जो लागत होती है, उस लागत में भी कमी आएगी। तो आप इतनी बातें इस राष्ट्रीय राजमार्ग से याद रखेंगे। यह छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माडोम सिल्ली जलाशय, ऑप्शन बी गंगरेल जलाशय, ऑप्शन सी केलो बांध या ऑप्शन डी हसदेव बांगो बांध। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हसदेव बांगो बांध। अभी राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय मछुआरा संघ का सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव बांगो बांध में लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। तो आप छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क याद रखेंगे, हसदेव बांगो बांध। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इस सवाल से और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि ये जो हसदेव बांगो बांध है, ये कोरबा जिले में है, और कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई है 87 मीटर, और 87 मीटर की ऊंचाई के साथ यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, और इसका नामकरण मिनी माता के नाम पर किया गया है। तो इसको मिनी माता बांध भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद ये जो केलो बांध है, ये रायगढ़ जिले में पड़ती है, और इसका नामकरण दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर किया गया है। तो इसको दिलीप सिंह जुदेव बांध भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो गंगरेल जलाशय है, ये महानदी पर धमतरी जिले में बनाया गया है, और इसका नामकरण रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर किया गया है, और इसकी लंबाई है 1380 मीटर, और 1380 मीटर की लंबाई के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। और इसके बाद ये जो बचा है माडोम सिल्ली जलाशय, ये सिलियारी नदी पर बनाया गया है, और इसका नामकरण किया गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर। तो इसको छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी कहा जाता है। और इसके साथ ही आप याद रखेंगे, यह एशिया का पहला साइफन बांध है।
तो आप इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है, किस राज्यसभा सांसद को कोयला और इस्पात समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं राजीव शुक्ला, रंजित रंजन, फूलोदेवी नेताम या देवेंद्र प्रताप सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवेंद्र प्रताप सिंह। तो ये हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोयला और इस्पात समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 16 सांसद हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इन दोनों को ही सांसद कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ से कुल 16 सांसद हुए। अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में राज्यसभा के 5 सांसद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं फूलोदेवी नेताम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और इनका कार्यकाल है 2026 तक। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं KTS तुलसी, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और इनका कार्यकाल भी 2026 तक है। इसके बाद 2028 कार्यकाल वाले 2 सांसद हैं राजीव शुक्ला और रंजित रंजन, ये दोनों भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और इनका कार्यकाल भी 2028 तक है। इसके बाद लास्ट में है देवेंद्र प्रताप सिंह, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए हैं और इनका कार्यकाल है 2030 तक। तो आपको छत्तीसगढ़ के इन 5 राज्यसभा सांसदों का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, प्रोजेक्ट दक्ष का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर या ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रायपुर। ये जो प्रोजेक्ट दक्ष है ये रायपुर ज़िले में चलाई जा रही है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि रायपुर ज़िले में जितने भी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सभी को तकनीकी प्रशिक्षण देना और उनकी डिजिटल दक्षता में वृद्धि करना। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, इस प्रकार के सभी डिजिटल कार्य प्रणाली की जानकारी दिया जा रहा है। तो आप प्रोजेक्ट दक्ष याद रखेंगे रायपुर ज़िले में। इसके बाद अगला सवाल है, सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 21 सितंबर से 21 अक्टूबर, 21 सितंबर से 25 दिसंबर, 22 अक्टूबर से 22 नवंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। इस सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य है युवा प्रतिभाओं में खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संस्कृति को विकसित करना और फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना। तो इसका पंजीकरण अभी समाप्त हो गया है, जो 29 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चालू था। इसके साथ ही यह महोत्सव 3 आयु वर्ग में है, जिसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग वर्ग होंगे। सबसे पहला होगा 18 वर्ष तक के, उसके बाद दूसरा होगा 18 से 40 वर्ष तक और तीसरा होगा 40 वर्ष से अधिक तक। इसके साथ ही इसके आयोजन भी 3 स्तर पर रखा गया है। पहला होगा ग्रामीण स्तर, दूसरा होगा विधानसभा स्तर और तीसरा होगा लोकसभा स्तर। तो इस आयोजन की शुरुआत 21 सितंबर से ग्रामीण स्तर पर हो चुकी है और इसका अंतिम आयोजन 25 दिसंबर को लोकसभा स्तर पर होगी। इसके साथ ही 25 दिसंबर को ही इसका समापन समारोह होगा और इसी समापन समारोह में ही पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो आप सांसद खेल महोत्सव याद रखेंगे, 21 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक अंत होगा। अगला सवाल है, माई भारत NSS राष्ट्रीय पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कृति गुप्ता, ऑप्शन बी लखनी साहू, ऑप्शन सी अमिता श्रीवास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनी साहू। ये जो माई भारत राष्ट्रीय NSS पुरस्कार है, इस बार ये छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को दिया गया है। पहला मिला है वॉलेंटियर कैटेगरी में कोरबा जिले की विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज की NSS वॉलेंटियर लखनी साहू को और दूसरा मिला है प्रोग्राम ऑफिसर की कैटेगरी में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर की डीन डॉक्टर रत्ना नसीने को। तो आप लखनी साहू और डॉक्टर रत्ना नसीने का नाम इस बार याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से माई भारत राष्ट्रीय NSS पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। और इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1993-94 से की गई है और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 120 घंटे की सेवा देनी पड़ती है। इसके साथ ही 7 दिन का विशेष शिविर आयोजन करना पड़ता है
तो इस प्रकार 2 वर्षों में हो गई कुल 240 घंटे की सेवा। और यह पुरस्कार 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन इसमें ST/SC समुदाय के लिए 3 वर्ष की छूट देते हुए इनको अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। अब देख लेते हैं कि NSS की स्थापना कब हुई थी। तो NSS की स्थापना हुई थी 1969 में महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर। और इसके साथ ही आप याद रखिए, NSS का सूत्र वाक्य है नॉट मी बट यू। इसका मतलब होता है स्वयं से पहले आप। और NSS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना। तो आप इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वेटलैंड इनमें से कौन सा है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रविशंकर गंगरेल बांध, ऑप्शन बी तांदुला वेटलैंड, ऑप्शन सी दुधवा बांध वेटलैंड या ऑप्शन डी मिनी माता हसदेव बांगो। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिनी माता हसदेव बांगो। और छत्तीसगढ़ में वेटलैंड अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 11,264 वेटलैंड का ब्यौरा पेश किया है। और इस लिस्ट में उन्हीं जल क्षेत्र को लिया गया है जिनका क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर से अधिक हो। इसके साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के 4 सबसे बड़े वेटलैंड का भी लिस्ट दिया गया था, जिसमें पहले नंबर पर है मिनी माता हसदेव बांगो, जिसका कुल क्षेत्रफल है 16,000 हेक्टेयर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है रविशंकर गंगरेल बांध और इसका क्षेत्रफल है 9,000 हेक्टेयर। तीसरे नंबर पर तांदुला जलाशय 4,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के साथ। और चौथे नंबर पर दुधवा वेटलैंड जिसका क्षेत्रफल है 3,900 हेक्टेयर। तो आप इसमें यह डाटा याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 11,264 वेटलैंड का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वेटलैंड है मिनी माता हसदेव बांगो 16,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के साथ। अगला सवाल है, दीदी के गोठ कार्यक्रम का आयोजन माह के किस दिन किया जाता है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, प्रथम गुरुवार, द्वितीय गुरुवार, तृतीय गुरुवार या चतुर्थ गुरुवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रत्येक महीने के दूसरे गुरुवार को। तो ऑप्शन बी इसका। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर एक कार्यक्रम आता है मन की बात, जो प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को होता है। तो इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रेडियो में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम होगा दीदी के गोठ। और यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम में इस आजीविका मिशन की महिलाएं अपनी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की कहानियां साझा करेंगे। इसके साथ ही इसका प्रसारण हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बस्तरिया और सरगुजिया इन 4 भाषाओं में किया जाएगा। तो आप दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम याद रखेंगे प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को। अगला सवाल है, कोल इंडिया की पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहली केंद्रीय भंडारण इकाई की स्थापना कहाँ की गई है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ACCL कोरबा, ACCL बिलासपुर, ACCL विश्रामपुर या ACCL गेवरा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ACCL कोरबा। इसकी स्थापना की गई है ACCL कोरबा के सेंट्रल वर्कशॉप में। ये जो ACCL है ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसका उद्घाटन किया गया है अभी 5 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत। और इस वर्कशॉप में सभी स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और इन्वेंट्री प्रबंधन का पूरा कार्य महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाएगा। और इस वर्कशॉप के निर्माण के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व में वृद्धि होगी और इसके साथ ही लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित वर्कशॉप याद रखेंगे ACCL कोरबा में। अगला सवाल है, रौनक चौहान का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मलखंभ, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी कबड्डी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। रौनक चौहान का नाम इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि अभी 17 साल के बाद जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हो रहा है और इसी चैंपियनशिप में रौनक चौहान को भारतीय टीम में जगह मिली है। तो आप छत्तीसगढ़ से बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में याद रखेंगे रौनक चौहान। अगला सवाल है, क्षेत्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन रायपुर जिले में कब से कब तक किया जा रहा है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, 8 से 12 अक्टूबर, 8 से 14 अक्टूबर, 8 से 16 अक्टूबर या 8 से 18 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8 से लेकर 18 अक्टूबर तक। इस बार इस क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा।
जो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में होगा 8 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक। इसका मतलब ये एक 10 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन, जिसे बिहान के नाम से जाना जाता है, यह एक महिला स्व सहायता समूह है और इसी समूह के महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विक्रय इस मेला में किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें अन्य राज्यों और अन्य जिलों के भी हस्तशिल्प की प्रदर्शनी की जाएगी, जिसमें टेराकोटा, नारियल से बने उत्पाद, कोसा साड़ी, मोमबत्तियां, अचार, इस प्रकार के अन्य सभी उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। और इस मेला का उद्देश्य होगा महिलाओं की आजीविका में संवर्धन करना और महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ावा देना। पिछले साल 2024 में इस सरस मेला का आयोजन रायगढ़ जिले में हुआ था और इस बार 2025 में इसका आयोजन रायपुर जिले में हो रहा है। अगला सवाल है, NH 130D छत्तीसगढ़ को किस राज्य से जोड़ेगा? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। पहले सवाल में हमने देखा था राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130CD, जिसमें छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग बनाई गई थी और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नाम है NH 130D और NH 130D छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगी, जो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आलापल्ली तक जाएगी। तो आप NH 130D याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक। इसके साथ ही इसके मुख्य पड़ाव आप यहाँ पे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कोंडागांव, नारायणपुर, ओरछा और महाराष्ट्र में कुतुल और नीलांगुर। अब देख लेते हैं इस परियोजना का महत्व। तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग माओवादी प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ के घने जंगलों से होकर गुजरेगी और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरा हो जाने से नारायणपुर से महाराष्ट्र के नागपुर की दूरी बहुत कम हो जाएगी और इसके साथ ही यह सड़क बस्तर को सीधे मुंबई से कनेक्ट करेगी, जिससे इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को गति देने में मदद मिलेगी। तो आप NH 130D याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस सांसद को संसद की प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बृजमोहन अग्रवाल, ऑप्शन बी ज्योत्सना महंत, ऑप्शन सी तोखन साहू या ऑप्शन डी चिंतामणि महाराज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृजमोहन अग्रवाल। इसके साथ ही आप इन सभी सांसदों के लोकसभा क्षेत्र भी याद रख सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी का लोकसभा क्षेत्र है रायपुर, इसके बाद ज्योत्सना महंत का लोकसभा क्षेत्र है कोरबा, तोखन साहू जी का लोकसभा क्षेत्र है बिलासपुर और चिंतामणि महाराज जी का लोकसभा क्षेत्र है सरगुजा। तो आप इन सभी का लोकसभा क्षेत्र भी देख सकते हैं यहाँ से। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सदस्य हैं और 5 राज्यसभा सदस्य हैं। तो इन लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों को ही सांसद कहा जाता है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में हुए कुल 16 सांसद, तो 5 राज्यसभा सदस्यों की जानकारी हम पहले ही इस वीडियो में देख चुके हैं। और इन 11 लोकसभा सदस्यों में आप कम से कम 2 का नाम अभी याद रखिए। पहले हैं बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं और दूसरे हैं तोखन साहू जो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं। तो इन्हीं बृजमोहन अग्रवाल जी को अभी संसद की प्राक्कलन समिति का सदस्य चुना गया है। और ये जो प्राक्कलन समिति होती है ये लोकसभा की एक स्थायी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अब देख लेते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। तो इन प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्य होता है सरकार के वित्तीय अनुमानों की जांच करना और फिजूल खर्ची रोकने के लिए सुझाव देना। तो आप बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम याद रखेंगे, संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने गए हैं। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 या 10 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक। तो आप धान खरीदी का ये डेट याद रखेंगे। धान खरीदी से संबंधित सवाल एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम खरीफ वर्ष 2025-26 में धान खरीदी से संबंधित मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए केंद्र सरकार द्वारा जारी धान का समर्थन मूल्य। तो पिछले बार धान सामान्य ग्रेड के लिए समर्थन मूल्य था 2300 रुपये, जो इस बार 69 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है 2369 रुपये। इसके बाद धान ग्रेड ए का पिछले साल मूल्य था 2320 रुपये, इसमें भी 69 रुपये की वृद्धि करके इस बार कर दी गई है 2389 रुपये। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से की जाएगी और ये जो अंतर की राशि होगी ये कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बाद में प्रदान किया जाएगा।
इसके बाद आप याद रखिए धान खरीदी की शुरुआत होगी 15 नवंबर से और ये चलेगी 31 जनवरी 2026 तक। और किसानों के लिए खरीदी की एक सीमा तय की गई है कि 1 एकड़ में अधिकतम 21 कुंटल धान ही बेच सकते हैं और धान बेचने के 6 से 7 दिनों के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा धान बिक्री के लिए पहले टोकन लेना पड़ता है और टोकन जारी करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप भी जारी किया गया है और उस ऐप का नाम आप याद रखिए, टोकन तुम्हार हाथ। इस ऐप का नाम पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ऐप का नाम याद रखेंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेटा है ये धान खरीदी केंद्रों की संख्या। धान खरीदी केंद्रों की इस बार संख्या है 2739। तो इस खरीदी केंद्र से संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप 2739 याद रखेंगे। तो इस प्रकार ये धान खरीदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है पीएससी और व्यापम के एग्जाम में। इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप ये सारे डेटा यहाँ से याद रखेंगे। अगला सवाल है जसपुर दर्शन 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 1 से 10 अक्टूबर, 1 से 15 अक्टूबर, 10 से 15 अक्टूबर या 10 से 20 अक्टूबर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। ये जो जसपुर दर्शन 2025 कार्यक्रम है जो 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति से 1000 रुपये का टिकट लिया जाएगा और इन सभी स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। इन सभी स्थानों की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। जसपुर जिले के रानीदाह जलप्रपात, पुरातत्व संग्रहालय, शारदा धाम, देश देखा, मयाली वाटर स्पोर्ट्स, सारोडीही चाय बागान, गुल्लू जलप्रपात। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट साइट है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है विश्व का प्रथम प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़। तो मधेश्वर पहाड़ का भी दर्शन इसमें कराया जाएगा। तो आप जसपुर दर्शन कार्यक्रम के साथ साथ जसपुर जिले के इन पर्यटन क्षेत्रों के भी नाम याद रखेंगे। ये जीके में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये पर्यटन क्षेत्र कौन से ज़िले में है। अगला सवाल है चर्चित अभियान बस्तर राइजिंग की शुरुआत कब की गई है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। इस राइजिंग बस्तर अभियान को छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग और बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के संयुक्त प्रयास के द्वारा शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ हुआ है 8 अक्टूबर से और ये आने वाले 2 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में विभिन्न वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे बस्तर जिले की सभी उद्यमशील क्षमताओं को एक राष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा। इसके अलावा इन सभी कार्यशालाओं में बस्तर की कला, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल आदि से जुड़ी सभी संभावनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो राइजिंग बस्तर आप याद रखेंगे बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में। अगला सवाल है ऑपरेशन शंखनाद का संबंध किस विभाग से है। आपके ऑप्शंस हैं महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुलिस विभाग। तो ये जो शंखनाद ऑपरेशन है ये जसपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करी के विरुद्ध चलाया जाने वाला ऑपरेशन है, जिसमें गौ तस्करों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन से संबंधित सवाल भी कई बार व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप याद रखिए ऑपरेशन शंखनाद जो गौ तस्करी के विरुद्ध जसपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल है राज्य स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, दुर्ग, जसपुर या राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जसपुर जिले में। ये जो ओपन शतरंज प्रतियोगिता है ये जसपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के किन जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू नहीं की गई है। इसमें कौन से जिले में लागू नहीं की गई है ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, जसपुर या दंतेवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले में ये योजना लागू नहीं की गई है। ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ये देश के 100 जिलों में लागू की गई है और इन 100 जिलों को चयन करने का कुछ आधार रखा गया है। तो देख लेते हैं कि किस आधार पर इन 100 जिलों का चयन किया गया है। तो पहला आधार है कम कृषि उत्पादकता। इन 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बहुत कम है। इसके बाद इन जिलों में फसलों की सघनता भी कम है और इन जिलों के किसानों को ऋणों का वितरण भी कम किया गया है। तो इन सभी मानकों के आधार पर देश के 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 जिले शामिल हैं। पहला है दंतेवाड़ा, दूसरा है जसपुर और तीसरा है कोरबा। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी पीएससी और व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो आप इन तीनों ज़िलों का नाम याद रखिए
और ये योजना आने वाले 6 साल के लिए लागू की गई है, जो 2025-26 से शुरू हो रही है। और इस योजना का उद्देश्य है देश के इन 100 जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ाना और सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना। इसके साथ ही किसानों को उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना। तो आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से इतनी जानकारी याद रखनी है। आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड्स में छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं कोरबा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव या दंतेवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा कोंडागांव। कोंडागांव को इसमें प्रथम स्थान मिला है। ये जो नीति फॉर स्टेट्स यूज केस चैलेंज अवार्ड है, ये नीति आयोग द्वारा भारत के आकांक्षी जिलों को प्रदान किया जाता है। और इस बार इसका थीम था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब स्वास्थ्य और पोषण। तो इसी स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में कोंडागांव को देश भर में पहला स्थान मिला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोंडागांव पहले स्थान पर है। इसके अलावा तीसरे पायदान पर संयुक्त रूप से 2 जिलों को रखा गया है, जिसमें पहला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से और दूसरा है नवरंगपुर उड़ीसा से। तो आप इसमें छत्तीसगढ़ के 2 जिलों का नाम याद रखेंगे, कोंडागांव पहले स्थान पर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी तीसरे स्थान पर। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ।